Hello dear students. Once again, welcome to my channel. I am Dr. Vinita M. Chaudhary. Dear students, बीएड सेकेंड ईयर में स्टूडेंट्स को एक्शन रिसर्च की फाइल बनानी होती है। इस फाइल को जल्दी से जल्दी योजनाबद्ध तरीके से हम कैसे बना सकते हैं, आज इस वीडियो के द्वारा यही हम जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में टेम्पलेट पेजेस हैं, अर्थात नमूना या खाका दिया गया है जिसमें आप अपनी एक्शन रिसर्च की समस्या को पुट कर सकते हैं, यानी कि उन हेडिंग्स के अंतर्गत समस्या को आसानी से स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं। द वीडियो ऑफ एक्शन रिसर्च template is very useful for all of you. So let's start creating our action research file step by step from cover page to end page. सबसे पहले हम कवर पेज बनाएंगे जो कि इस प्रकार बनेगा। इस पेज में हम अपने कॉलेज का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, अपने डिपार्टमेंट का नाम, अपना सेशन, अपना बैच, अपना रोल नंबर और शिक्षण का विषय लिखेंगे। इस पेज का डिजाइन इसी प्रकार बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पेज को बनाने के बाद अपना पेज बनाएंगे। इस पेज पर हम PC6 इंटर्नशिप फाइल को सेंटर में लिखेंगे और उसके नीचे एक्शन रिसर्च लिखेंगे और सबसे नीचे लेफ्ट साइड में सबमिटेड बाय, जहां पर कि हमें अपना नाम लिखना होगा, यानी कि जो टीचर जो है वो रिसर्च कर रहा है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद राइट साइड पर सबमिटेड टू लिखेंगे और जिस शिक्षक को आपको कॉलेज में फाइल जमा करनी है उनका नाम लिखेंगे। इस तरीके से हमारी एक्शन रिसर्च का ये दूसरा पेज भी तैयार हो जाएगा और इसके इन इंफॉर्मेशन के अलावा बाकी जो भी आप अपने पेज को डिजाइन करने के लिए बनाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है कि आप बना सकते हैं। अब हम तीसरा पेज बनाएंगे जो कि होगा हमारा इंडेक्स का पेज। इंडेक्स में हम बताएंगे कि हमने अपनी रिसर्च को 3 भागों में बांटा है। पहला सैद्धांतिक भाग जिसमें हम रिसर्च और एक्शन रिसर्च का थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे और दूसरा व्यवहारिक भाग जिसमें हम एक्शन रिसर्च का प्रैक्टिकल पार्ट लिखेंगे, यानी कि वो पार्ट लिखेंगे जो कि हम व्यवहार में लाते हैं एक्शन करते समय, समस्या का समाधान करते समय, तो उसको हम व्यवहारिक भाग या प्रैक्टिकल पार्ट कहते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण भाग क्रियात्मक योजना है जिसमें कि हमने जो समस्या अनुभव की है उसको दिए गए टेम्पलेट या नमूने में लिख देंगे और साथ ही किस पेज से किस पेज तक ये भाग लिखे गए हैं वो भी इंडेक्स में लिख देंगे और टीचर के साइन का कॉलम बना देंगे। इसको बनाने के बाद इंडेक्स को हम नेक्स्ट पे जाएंगे और उसको ब्लैंक छोड़ेंगे, केवल उसके ऊपर पेज 1 लिख देंगे। पेज 1 लिखने का मतलब है कि यहाँ से हमारा पहला पार्ट स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे कि अपने पेज को बनाएंगे और इस पेज पर हम थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट या सैद्धांतिक भाग लिखेंगे, यानी कि अब हमारा जो रिसर्च का सैद्धांतिक भाग है वो शुरू होगा। अब पेज पे जाएंगे। अब इस पेज पर सबसे पहले हम अनुसंधान के बारे में लिखेंगे। अनुसंधान यानी कि मेन रिसर्च के बारे में लिखेंगे। उसके इसमें हम अनुसंधान का परिचय लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर लिखा है। उसके पश्चात हम अनुसंधान की विशेषताएं लिखेंगे जैसे कि अनुसंधान व्यवस्थित दृष्टिकोण होता है, तार्किक होता है, ये सटीक और सही ज्ञान होता है, आदि आदि हम इसकी विशेषताएं यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम अनुसंधान के प्रकार लिखेंगे। इन प्रकारों में ही एक प्रकार है क्रियात्मक अनुसंधान जिसके बारे में हम ये फाइल बनाने वाले हैं और इसके बारे में हम अब अगले पेज से लिखना शुरू करेंगे। इस पेज पर हम केवल अनुसंधान या रिसर्च, उसका परिचय, उसकी विशेषताएं और उसके प्रकार लिख देंगे और ये बता देंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान अनुसंधान का ही एक प्रकार है जिसके बारे में हम अगले पेज पर लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने प्रत्येक पेज में इसी प्रकार से थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा डिटेल ऐड करके अनुसंधान के विषय के इस पेज को बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में लिखने के लिए। क्रियात्मक अनुसंधान की अवधि जो है
वो 7 से 15 दिन की होती है और इसको अध्यापक या निरीक्षक द्वारा ही किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान कई दृष्टि से मौलिक अनुसंधान से भिन्न होता है, परंतु ये मुख्यतः नित्य की शैक्षणिक क्रियाओं में सुधार और विस्तार लाने का मार्ग ढूंढता है, जबकि मौलिक अनुसंधान नवीन सत्यों और सिद्धांतों की स्थापना करता है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष से अधिक संबंधित है। इसमें अनुसंधानकर्ता का विशेषज्ञ होना आवश्यक नहीं है। ये एक सामान्य शिक्षक, प्राचार्य या निरीक्षक कोई भी हो सकता है। इसके बाद हम क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिखेंगे अगले पेज में, मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च। कोरो के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षा के जो कर्मी हैं अपनी शिक्षा संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो अपने निर्णय और कार्यों का मार्गदर्शन कर सकें, उनमें सुधार कर सकें और उनका मूल्यांकन कर सकें। द प्रोसेस by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct and evaluate their decisions and actions is what a number of people have called action research। ये बात कोरे ने कही है। क्रियात्मक अनुसंधान में हम विद्यालय से संबंधित जो समस्याएं हैं उन पर वैज्ञानिक ढंग से अर्थात योजनाबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं और उनमें सुधार करते हैं। इसमें विद्यालय की प्रतिदिन की समस्याओं पर आधारित अध्ययन किया जाता है और ये आधुनिक मानवता के सिद्धांत पर आधारित अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ स्पष्ट हो जाने के बाद अब हम पेज पर आएंगे और नेक्स्ट पेज पर हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कुछ डिटेल्स लिखेंगे। हम लिखेंगे कि क्रियात्मक शब्द की उत्पत्ति का श्रेय कॉलियर को जाता है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अनुसंधान के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन उनके शिष्यों के मानवीय संबंधों को बेहतर बनाने संबंधी अनुसंधान का भी क्रियात्मक अनुसंधान की पृष्ठभूमि है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का श्रेय मुख्यतः स्टीफन एम कोरी को जाता है। इस तरीके से हम इसकी डिटेल लिखते चले जाएंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालयों की गतिविधियों को सुधारने और उसे एक नई दिशा प्रदान करने के निमित्त एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इस प्रकार से जब हम क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ लिख लेंगे और ये बता देंगे कि इसके द्वारा विद्यालयों और उनमें कार्य करने वाले अध्यापकों, प्रधानाचार्यों, प्रबंधक और निरीक्षकों की कार्य पद्धति में सुधार लाना प्रमुख उद्देश्य होता है। तो जब हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में जान जाते हैं, अर्थ जान जाते हैं, परिचय जान जाते हैं, अब हमें इसके प्रमुख उद्देश्य बताने होंगे। तो अब हम इसके प्रमुख उद्देश्य लिखेंगे। अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य, अनुसंधान के नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य। क्रियात्मक अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण और सविचार की जाने वाली एक मुख्य प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान में वृद्धि करना, ज्ञान को परिमार्जित करके किसी कार्य में उपयोगी बनाना, क्रियात्मक अनुसंधान द्वारा समस्याओं का अध्ययन, निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करना। क्रियात्मक अनुसंधान कक्षा की विभिन्न समस्याओं के निराकरण, निदानात्मक मूल्यांकन और उपचारात्मक उपाय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होता है। क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षा से संबंधित समस्याओं के तत्कालिक परिणाम खोजने की एक प्रक्रिया है। ये एक वैज्ञानिक और बौद्धिक प्रक्रिया है। ये मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि इसके परिणाम को सामान्यकरण नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अन्य कक्षाओं के शिक्षक जो हैं उनके समस्या तो इसी के समान हो, परंतु समस्या के कारक, कारण, परिवेश, वातावरण, प्रभावित करने वाले तत्व इत्यादि एक जैसे नहीं हो सकते। अतः स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य शिक्षकों द्वारा अपनी शिक्षण पद्धतियों में महत्वपूर्ण बदलाव लाना,
बच्चों की प्रतिभागिता को बढ़ावा देना है। शिक्षक एक शोधकर्ता के रूप में शिक्षण कला की प्रक्रियाओं का आकलन करता है और इसके द्वारा नई उच्चतर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं की खोज करता है। शिक्षक एक माली के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार माली एक पौधे को उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार सहेजता है, उसी प्रकार अध्यापक अपने छात्र को उसकी व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार पोषित करता है। विद्यालय की कक्षा एक प्रकार की प्रयोगशाला के रूप में होती है। तो इस प्रकार से हम अपने अनुसंधान के क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्यों को लिख देंगे। इसके बाद हमको क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता लिखनी पड़ेगी कि क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता क्यों है। तो क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता ये बहुत आवश्यक है और जैसा जैसा हमारी स्लाइड में लिखा है वैसा वैसा हम इसको लिख सकते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता लिखने के बाद अगले पेज पर आएंगे जहां पर कि हमें क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व बताना है, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शन रिसर्च बतानी है। यहाँ पर हमको बताना होगा कि कक्षा प्रक्रिया के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान या परिस्थितियों में सुधार के लिए क्रियात्मक शोध एक सशक्त साधन है। फिर शिक्षक को शिक्षण अधिगम के दौरान अपनी दक्षता में सुधार करने के अवसर प्राप्त होते हैं, जिससे कि ये प्रक्रियाएं सभी छात्रों के लिए उपयोगी हो सकें। तीसरी चीज कि क्रियात्मक शोध के द्वारा शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया संबंधी विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ा सकता है। ये एक माध्यम है जो शोधकर्ता शिक्षकों को समस्या के निराकरण के लिए उपयुक्त उपाय देता है। क्रियात्मक शोध नए विचारों के परीक्षण की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। क्रियात्मक शोध लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र दोनों की सार्थक भूमिका के कारण उनमें परस्पर समन्वय की स्थिति बना देता है और शिक्षक क्रियात्मक शोध के माध्यम से उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं जो उन्हें समस्या के रूप में दिखाई देते हैं और जिनका समाधान आवश्यक होता है। इस तरीके से हम ये जान पाते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का हमारे जीवन में, हमारे शैक्षिक जीवन में बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद हम अगली स्लाइड पर आते हैं और अगली स्लाइड पर यानी कि अगले हम लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान पहले हमने पढ़े थे अनुसंधान के प्रकार, जिसमें कि क्रियात्मक अनुसंधान भी एक प्रकार था। अब हम पढ़ेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकार। तो क्रियात्मक अनुसंधान के 4 प्रकार हैं। पहला है इंडिविजुअल टीचर रिसर्च यानी कि व्यक्तिगत शिक्षक अनुसंधान, जो कि आमतौर पर कक्षा के ही एक ही प्रकार की समस्याओं पर आधारित होते हैं। दूसरे सहयोगात्मक कार्रवाई अनुसंधान यानी कि कोलैबोरेटिव एक्शन रिसर्च, जिसमें कि एक समूह या कक्षा या विभाग को शामिल किया जाता है। तीसरी प्रकार के क्रियात्मक अनुसंधान जो होते हैं वो स्कूल वाइड रिसर्च होती है यानी कि पूरे स्कूल को एक समस्या के रूप में देखा जाता है। और डिस्ट्रिक्ट वाइज रिसर्च में, जिला व्यापी अनुसंधान में, ये बहुत अधिक जटिल है परंतु इसके मुद्दे एक संगठन, एक समुदाय पर आधारित होते हैं। इस तरीके से हम क्रियात्मक अनुसंधान के प्रकारों को जानने के बाद, उनको लिखने के बाद अपने अगले पेज जाएंगे और वहां पर हम ये बताएंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान की जो विशिष्ट योजना है उसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा कि जब हम किसी क्रियात्मक अनुसंधान की विशिष्ट योजना को बनाते हैं तो उसके 4 चरण होते हैं। सबसे पहला चरण होता है एक्शन यानी कार्य। एक कक्षा की समस्या की पहचान करते हैं सबसे पहले हम। तो उसमें हम क्या करते हैं, विषय की पहचान करते हैं और पहचान करके उसको जो है लिमिटेड कर लेते हैं, जिससे कि हमको ज़्यादा जो है वो गहराई में ना जाना पड़े, ज़्यादा वाइड ना हो जाए हमारी समस्या, इसलिए हम विषय की पहचान करके सीमित करते हैं। फिर हम जानकारी एकत्र करते हैं, हम संबंधित साहित्य की समीक्षा करते हैं और एक शोध योजना का विकास करते हैं। संबंधित साहित्य की समीक्षा करने का मतलब है कि हमारी समस्या जैसी जो पहले समस्याओं का समाधान हो चुका है उनके बारे में जानना। तो पहला चरण होता है कि हम एक्शन करते हैं, अपनी समस्या को पहचान करने की कोशिश करते हैं, उसे सीमित करने की कोशिश करते हैं, उसे विकसित करने की कोशिश करते हैं।
दूसरा स्टेप हमारा होता है डेवलपमेंट करने का, यानी एक कार्य अनुसंधान योजना को बनाने के बाद उसका विकास करना और उस पर कार्रवाई करना। यानी इस स्टेप में हम क्या करते हैं, हम अपने प्लान को लागू करते हैं, हम डेटा या आंकड़े एकत्र करते हैं और उन डेटा को एनालाइज करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं आंकड़ों का, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो आंकड़े हैं वो हमें क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तीसरी चीज है चिंतन करना, कंटेम्पलेट करना। जो डेटा हमने एकत्र किया और विश्लेषित किया उसको हम सामने रखेंगे और एक कार्य योजना का विकास करेंगे। और चौथा सोपान या चरण है प्लानिंग करना। अब हमने जो परिणाम हमको मिले उनका उपयोग करेंगे, उनको साझा करेंगे, यानी कि हम अपने जो परिणाम हमको प्राप्त हुए हैं उनको सबको बताने का प्रयास करेंगे, उनके बारे में विशिष्ट टिप्पणी करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ तक अपने पूरे कार्यात्मक जो हमारा क्रियात्मक अनुसंधान है उसकी मेन हेडिंग्स को लिखेंगे और समझ जाएंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान को किस प्रकार से किया जाता है, यानी कि उसके क्या सिद्धांत हैं। अब हम दूसरे पेज पे आ जाएंगे और इस पेज पर हम लिखेंगे पेज नंबर इस पेज पर हम लिखेंगे नंबर 2, यानी कि हमारा थियोरेटिकल पार्ट समाप्त हो गया है और अब हमारा व्यवहारिक जो पार्ट है वो शुरू होगा। तो यहाँ पर हम पेज पर नंबर 2 डाल देंगे और पर आ जाएंगे। अगले पेज को हम फिर अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से बनाते हुए इसके ऊपर हम व्यवहारिक भाग लिख देंगे या प्रैक्टिकल पार्ट लिख देंगे और अगले पेज पर इस पेज पर हमें इस भाग में हमें ये बताना है कि क्रियात्मक अनुसंधान के मूल सोपान क्या हैं और उन सोपानों की डिटेल्स के बारे में लिखना होगा। हमें ये बताना होगा कि इन सोपानों के अंतर्गत क्या क्या लिखा जा सकता है जो कि अनुसंधान करते हुए एक शिक्षक को जानना चाहिए। जैसे कि इस पेज पर बताया गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के 8 सोपान होते हैं, जो कि हैं उद्देश्य निर्धारित करना, समस्या की पहचान करना, फिर उस समस्या को परिभाषित करना, फिर समस्या के कारण क्या हैं उनका विश्लेषण करना, फिर एक उपकल्पना का निर्माण करना, उसके बाद किस प्रकार से हम इस अनुसंधान को करेंगे उसकी रूपरेखा बनाना, रूपरेखा बनाने के बाद आंकड़ों का संग्रहण करना और विश्लेषण करना और सबसे अंत में आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष निकालना। इस तरीके से अनुसंधान के ये 8 मूल सोपान हैं। इनके बारे में अपने क्रियात्मक भाग में हमको केवल इनके बारे में लिखना है कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनमें क्या करना होता है। तो अब क्रियात्मक भाग में हम ये 8 जो हेडिंग्स हैं इनका विवरण लिखेंगे। सबसे पहला जो है मुख्य उद्देश्यों को निर्धारित करना, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ मेन ऑब्जेक्टिव्स। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी शिक्षक को ये जरूरी है कि कक्षाओं के लिए नवीन कार्य योजना बनाए और यह हम इसी तरीके से अपने जो मुख्य उद्देश्य हैं उनको लिखते हैं। यहाँ पर अभी हमने कोई एक समस्या का चयन नहीं किया है, अभी हम समस्या को चयन करने के प्रक्रिया में हैं। तो अभी हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है उस पर आए हैं कि हमको क्या क्या चीज़ों की अभी और जानकारी लेनी है, जो ये सोपान है इनको किस तरीके से इनके अंदर हमें कार्य करना होगा। तो पहली चीज जो हम लिखेंगे कि छात्र, हमको ये ध्यान रखना है कि किसी भी क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य यहाँ पर लिखे जाएंगे, जैसे कि छात्र सहजता से अपनी बात कह सकेगा और दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुन सकेगा। यानी कि ये वो प्रमुख उद्देश्य हैं कि जब हम कोई समस्या का चयन करेंगे और उसको जो है सॉल्व करने के प्रोसीजर में हम सबसे पहले कुछ प्रमुख उद्देश्य निर्धारित करेंगे कि हमारी समस्या के को समाधान करने के लिए जो कार्य किया जाएगा
उसका परिणाम ऐसा निकल सकता है या नहीं, ऐसा निकलना चाहिए, हम ये मानकर चलेंगे। तो इसके लिए हमें पहले ही प्रमुख उद्देश्य बनाने होंगे, जो कि इस प्रकार, लगभग इस प्रकार के होंगे। फिर दूसरा कि छात्र अपनी कल्पना की उड़ान भरने का छात्रों को भरपूर अवसर मिल सकेगा। यदि हमने कोई समस्या ली और उस समस्या का हम समाधान कर पाए, तो छात्र अपने अनुभव साझा कर पाएंगे और एक दूसरे के साथ मिलकर सीख सकेंगे। छात्रों में मौखिक चिंतन और तर्क शक्ति का विकास हो सकेगा। छात्र अपनी पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य सामग्री को पढ़कर समय का सदुपयोग कर सकेगा। छात्रों में स्वेच्छा से पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति का विकास हो सकेगा। छात्र अपने अनुभव एवं पढ़ने के समय बनी समझ का उपयोग अपने लिखने में कर सकेगा। छात्रों को अपनी हिंदी की कक्षा अच्छी लग सकेगी। छात्र प्रतिदिन विद्यालय के में आने की चाहत रख सकेगा। इस तरीके से ये हमको, जब हम समस्या का चयन करेंगे एक्शन पार्ट में, थर्ड पार्ट में, तब हमको इस प्रकार के कुछ उद्देश्य अपनी समस्या के आधार पर बनाने होंगे। अब हम इसको समझने के बाद और इस पेज को लिख लेने के बाद अपनी फाइल के पर आ जाएंगे, जहां पर हमें दूसरा सोपान बताना है, समस्या का चयन या पहचान, प्रॉब्लम सिलेक्शन और आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पर हमको करना क्या होगा, हमको जो है समस्या का चयन करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर हम अपने प्रैक्टिकल पार्ट में ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि समस्या के चयन में अपने एक्शन प्लान में हम क्या करेंगे। तो क्या कर सकते हैं कि शिक्षक वर्तमान में किस प्रकार की तकनीक उपयोग कर सकता है, शिक्षक ये क्यों सोचता है कि ये सही है, शिक्षक ये कैसे जानता है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर शिक्षक प्राप्त करने की कोशिश करता है। प्रश्नों का उत्तर प्राप्त जब हो जाता है तो ही समस्या की पहचान होती है। और इस समस्या की पहचान करते समय जब हम पढ़ा रहे होते हैं तभी हमें इन समस्याओं की पहचान होने लगती है। जैसे कि शिक्षक देखता है कि हिंदी की कक्षा में पर्याप्त परिश्रम करने के पश्चात भी सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। जब भी शिक्षक छात्रों को कोई शब्द या वाक्य पढ़ने को कहता है तो वो कठिनाई का अनुभव करते हैं। वो वाक्यों को अपनी कॉपी में उतार तो लेते हैं पर उन्हें पढ़ नहीं पाते, और यदि पढ़ते भी हैं तो बिना समझे पढ़ लेते। इसके अलावा जो बालक है वो जो शिक्षक है वो ये भी देखता है कि बालकों द्वारा लिखे गए प्रश्न और उत्तर पर कोई और प्रश्न अगर कर दिया जाए तो छात्र उसका उत्तर ही नहीं दे पाते हैं। उसके अलावा छात्रों को अक्षर पहचानना नहीं आ रहा है, छात्र अपनी पुस्तक पढ़ नहीं पाते हैं, लिखने में बहुत गलतियां करते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम विद्यालय की विभिन्न समस्याओं में से किसी एक समस्या का चयन करते हैं। जैसे विद्यालयों के वाचनालय एवं पुस्तकालयों में छात्रों का ना जाना एक समस्या है। इसी प्रकार की हम अन्य समस्याओं का एक्शन प्लान में चयन कर सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए कि कक्षा में देखकर शिक्षक को यह अनुभव हुआ कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले छात्र पाठ्य पुस्तक में लिखी और विद्यालय में सीखने सिखाने में उपयोग होने वाली भाषा से उचित रूप से परिचित नहीं होते। ऐसी बहुत सारी समस्याओं का सामना हम विद्यालय में पढ़ाते हुए करते हैं, तो हमको इस प्रकार से इन समस्याओं को पहचानना होगा। जब हम इस दूसरे सोपान को भी लेते हैं तब हम तीसरे सोपान पर आते हैं, जिसका नाम है समस्या का परिभाषीकरण। यानी कि ये जो समस्या हमको समझ में आई, इस समस्या को अब हमें लिखना कैसे है, ये नई विधि कैसे बेहतर हो सकती है, विशेष रूप से छात्रों की सीखने की क्षमता में खोज के उपयोग से क्या, कैसे, कितना फर्क पड़ेगा। इस प्रकार समस्या को स्पष्ट करने के लिए उस समस्या को परिभाषित करते हैं, जिससे उसका विशिष्ट रूप स्पष्ट हो सके और अध्ययन को निश्चित दिशा मिल सके। उपर्युक्त समस्या को जो हमने पिछले पेज पर देखी, यदि परिभाषित किया जाएगा तो उसको हम परिभाषित करने के लिए इस प्रकार से लिखेंगे। जैसे विद्यालय के पुस्तकालय और वाचनालय का विद्यालय के कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों द्वारा संतोषजनक प्रयोग न किया जाना। यहाँ पर हम एक कॉमन प्रॉब्लम को स्पेसिफाई किया है, हमने परिभाषीकरण कर दिया है कि विद्यालय के कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्र हैं जो कि इस प्रकार की समस्या से ग्रस्त हैं। एक और हम उदाहरण देख लेते हैं कि कक्षा 4 और 5 के छात्र जो हैं वो हिंदी भाषा में लिखते समय मात्राओं की गलती करते हैं। यहाँ पर भी
समस्या का परिभाषीकरण हो गया कि ये वो छात्र हैं जो कि कक्षा और 4 और 5 के छात्र हैं। तो इस तरह से हम समस्या का परिभाषीकरण कर देंगे। आज हम एनालिसिस द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या के कारणों पर आ जाएंगे, समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे। ये समस्याएं पैदा कहाँ से हुई ये देखेंगे। समस्या के कारणों के विश्लेषण के समय विभिन्न कारण और उनके एविडेंसेस का उल्लेख करना होता है जो कि हमें एक्शन प्लान में करना होगा। साक्ष्यों के अंतर्गत हम उन प्रभावों का उल्लेख करते हैं जिनसे हमें समस्या का स्पष्ट ज्ञान होता है, और जो हमने पीछे समस्या देखी जिसका हमने परिभाषीकरण किया उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुस्तकालय में छात्रों की रुचि की पुस्तकों और पत्रिकाओं का अभाव, इसलिए छात्र जो है रुचि नहीं ले रहे हैं। दूसरा, छात्र पुस्तकालय में बातचीत करते रहते हैं। तीसरा, पत्र पत्रिकाओं की जानकारी ही नहीं है। इस प्रकार ये कुछ साक्ष्यां हैं और अपनी समस्या के अनुसार इसी प्रकार अन्य संभावित कारणों का विश्लेषण किया जाता है। और जब हम समस्या के कारणों का विश्लेषण करते हैं तो हम अपने पान पर आते हैं जिसका नाम है उपकल्पना का निर्माण या फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हमने पहले समस्या के चयन किया, उसकी पहचान की, फिर हमने उसका परिभाषीकरण किया, उस परिभाषीकरण के हमने कारण निकाले और उस परिभाषीकरण के ही द्वारा हम उपकल्पना का निर्माण करते हैं। क्रियात्मक उपकल्पना के निर्माण में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उपर्युक्त कारणों यानी कि जिनका हमने पहले विश्लेषण किया है उनके निराकरण के लिए कौन सी क्रिया या एक्शन लेना उचित होगा। इसके अनुसार हम उपकल्पना का निर्माण करेंगे। जैसे कि हमने एक समस्या का परिभाषीकरण कर लिया है, तो अब हम उसके द्वारा उपकल्पना का निर्माण कैसे करेंगे। हम क्या करेंगे, उपकल्पना बनाने के लिए हम उस प्रश्न को इस प्रकार से लिखेंगे कि पुस्तकालय तथा वाचनालय में छात्रों की रुचियों पर ध्यान रखते हुए अध्ययन सामग्री की व्यवस्था की जाए तो छात्रों का प्रयोग संतोषजनक ढंग से करेंगे। इस प्रकार से हम अपनी उपकल्पना का निर्माण कर लेंगे। उपकल्पना का निर्माण करके अब हम इसके आधार पर ही अब रूपरेखा बनाएंगे अपनी समस्या को समाधान करने के लिए। जो हमने सोचा है अब हम उसको समाधान करने के लिए एक डिजाइन या एक फ्रेमवर्क बना लेंगे कि हम किस प्रकार से अपनी इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो रिसर्च डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहला काम हम करेंगे कि अब हमें ये निर्णय लेना है कि कौन सी कक्षाओं में अध्ययन करना है, यानी अब हमको पॉपुलेशन या जनसंख्या डिसाइड करनी है कि वो कौन सी जनसंख्या है, कौन सी कक्षा है जहाँ पर कि अध्ययन करना है। दूसरी चीज, हम ये पता लगाएंगे कि अध्ययन करने में हमें कितना समय लगेगा। हम टाइम लिमिट का ध्यान करेंगे, ऐसा डिजाइन बनाएंगे। तीसरी चीज कि डेटा कैसे इकट्ठा करना है। डेटा इकट्ठा करने के भी कई तरीके हैं, तो हमारी समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार से डेटा इकट्ठा करना है ये हमें अपनी समस्या के अनुसार चुनना होगा। हो सकता है कि हम सर्वे करके और तब समस्या का समाधान निकालें, या हम केवल ऑब्जर्व करें, बच्चों को अवलोकन करें और इस विधि से बच्चों का जो है परिणाम निकालें समस्या के लिए, या हम पहले पूर्व परीक्षण करें, उसके बाद हम बच्चों को अपनी योजना के द्वारा सिखाएं और सिखाने के बाद फिर पोस्ट टेस्ट लें और उन दोनों का पूर्व परीक्षण के जो हमारे अंक हैं और बाद के सिखाने के बाद के परीक्षण के जो अंक हैं उनकी तुलना करके भी हम रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो ये भी हमको जो एक फ्रेमवर्क बनाना होगा कि पॉपुलेशन क्या है, टाइम लिमिट क्या है, किस प्रकार हम डेटा इकट्ठा करेंगे और क्या इस समस्या को हल करने के लिए किसी अथॉरिटी की अनुमति या समर्थन की आवश्यकता है, या और कोई ऐसी शर्तें हैं जिनको कि हमें पूरा करने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें हमको रूपरेखा बनानी पड़ेगी। जैसे जो हमने एक समस्या चुनी थी जिसका हमने परिभाषीकरण किया था,
फिर जिसकी उपकल्पना बनाई उसके कार्यान्वयन के लिए जब हम उस उपकल्पना के कार्यान्वयन के लिए हम प्रश्नावली द्वारा छात्रों की रुचियों का पता लगाएंगे और पुस्तकों की व्यवस्था करेंगे और फिर 3 सप्ताह बाद छात्रों की उपस्थिति और पुस्तकालय से संबंधित क्रियाकलाप का निरीक्षण करेंगे। उसमें सारे क्रियाकलाप, उनका क्रमबद्ध विवरण, छात्रों द्वारा की जाने वाली क्रियाएं, छात्रों ने उस अवधि में किस किस प्रकार से कार्य किया, इन सब चीजों का उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार से हम अपनी समस्या के समाधान के लिए एक फ्रेमवर्क बना लेंगे कि हमको ऐसा ऐसा काम करना होगा। इसके बाद अब हम आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करेंगे, यानी डेटा इकट्ठा करेंगे और उसका एनालाइज करेंगे। डेटा 2 प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, यानी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। इन आंकड़ों को एकत्र करके एक तालिका एक टेबल बनाई जाती है जिसका विश्लेषण करके परिणामों से निष्कर्ष निकाला जाता है। एक से अधिक उपाय शिक्षक को परिणामों के प्रति अधिक आश्वस्त करते हैं, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आंकड़ों का संग्रहण करते समय एक से ज्यादा विधियों का प्रयोग किया जाए, तब ही समाधान जो है वो वैध माना जाता है। और एक से अधिक उपाय शिक्षक को परिणामों के प्रति अधिक आश्वस्त करते हैं और शिक्षक इस पद्धति से एक समस्या का समाधान या निष्कर्ष निकालता है। शिक्षक द्वारा क्रमबद्ध स्रोतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि शिक्षक जो है वो पूर्व ज्ञान और व्यवहार के बारे में जानने के लिए पूर्व परीक्षण लागू कर सकता है। शिक्षक जो है वो वेब खोज का प्रयोग कर सकता है। शिक्षक पाठ के दौरान निरीक्षण का प्रयोग कर सकता है। शिक्षक उत्तरोत्तर परीक्षण कर सकता है कि पहले क्या व्यवहार था और बाद में क्या व्यवहार है। शिक्षक सर्वेक्षण कर सकता है, यानी कि सर्वे कर सकता है। शिक्षक इसके अलावा रिपोर्ट कार्ड के द्वारा, परीक्षा की कॉपी द्वारा, बच्चों की नोटबुक द्वारा और कक्षा की वीडियोस द्वारा, इन सब के द्वारा भी आंकड़ों का संग्रह कर सकता है। इस प्रकार एक से अधिक उपायों से जब उनका विश्लेषण करके परिणाम निकाले जाते हैं तो शिक्षक को परिणामों के प्रति अधिक आश्वासन मिलता है। आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करने के पश्चात आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष निकाले जाते हैं, कंक्लूजन किया जाता है। उपर्युक्त कार्य के मूल्यांकन, निरीक्षण, प्रश्नावली आदि के द्वारा नियोजन के आधार के रूप में प्रभावों पर विचार किया जाएगा और कार्यक्रम को लागू करने का सुझाव दिया जाएगा। शिक्षक को लगता है कि परिणाम निश्चित नहीं है तो वो आगे की विधि का अध्ययन करने और दूसरे लोगों के साथ जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे कि वो भविष्य में अपने स्कूल में प्रौद्योगिकी के उपयोग की योजना बना सकें। जैसे कि छात्रों की रुचि, शब्दकोश, शब्द भंडार, अर्थ समझने आदि का विकास हुआ या नहीं। जो भी कुछ समस्या रही, उस समस्या के समाधान के पश्चात जो निष्कर्ष निकला उसको बताना ही कंक्लूजन है। और आखिर में ये निष्कर्ष लिखा जाएगा कि ये आंकड़े स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि जो भी हमारी समस्या का समाधान निकला डैश 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 करके उसको लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमारा व्यवहारिक पार्ट जो है वो पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर हमारे 2 भाग जो है हमारी फाइल में कंप्लीटली लिखे जाएंगे। अपनी फाइल में आप इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब हमारे दोनों पार्ट होने के बाद अब हम फिर एक पेज पर आएंगे और खाली पेज पर हम 3 नंबर डाल देंगे। अपने अकॉर्डिंग उसको हम डिज़ाइन कर लेंगे। इसके बाद अब हम एक नए पेज पर नया लिखेंगे जहाँ पर कि हम लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान योजना, एक्शन प्लान, प्रैक्टिकल ऑफ एक्शन। ये सब एक ही तरह के जो वो हैं, यानी कि अब हमको असली काम करना है कि एक्शन प्लान बनाना है। जो समस्या हम अब चुनने वाले हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे, यानी हमने कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया है अब उसके बारे में हमको बताना है। इस पेज में हम एक्शन प्लान या क्रियात्मक अनुसंधान योजना लिखेंगे और बताएंगे कि अगले प्रश्नों पर या अगले पृष्ठों पर क्रियात्मक अनुसंधान की योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। इस शैक्षिक समस्या का चयन
छात्र शिक्षक के व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है तथा उसे निर्धारित शिक्षकों में प्रस्तुत करते हुए क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य संपादित किया गया है। इस प्रकार इस भाग में हम अपने द्वारा किए गए अनुसंधान और उसकी प्रक्रिया और परिणाम के बारे में लिखेंगे, जिसकी रूपरेखा आगे दी गई है। तो सबसे पहले जो है हम इस पेज को बना लेंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें कि हम ये बताएंगे कि हम अब अपने इस कार्य को इस प्रकार से शुरू करने वाले हैं। हमने एक समस्या चुन ली है जिसका कि हमने एक्शन प्लान तैयार किया है। अब हम आते हैं अपने एक्शन प्लान के अगले। अब यहाँ से हमारा टेम्पलेट स्टार्ट होता है। अब हमको इसी प्रकार से हेडिंग्स लिख के अपनी योजना को इसमें पुट कर देना है। ये वो टेम्पलेट या खाका है जहाँ पर कि हमें अपने द्वारा चुनी गई समस्या को लिखना है और उसके समाधान को जो पीछे सैद्धांतिक और व्यवहारिक भाग में तरीका बताया गया उसी के द्वारा इसको पूर्ण करना है। तो पहले हम इस योजना के अंतर्गत योजना का शीर्षक लिखेंगे। योजना के कार्यान्वयन के लिए जिस विद्यालय का चयन किया गया है उसका नाम लिखेंगे। कक्षा का नाम लिखेंगे। कक्षा के कितने छात्रों पर यह अनुसंधान किया गया इसको लिखेंगे। साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता द्वारा अपना नाम, योग्यता और योग्यता की पृष्ठभूमि लिखेंगे। इसके बाद जैसा कि व्यवहारिक भाग में बताया गया था उसी प्रकार से अपनी समस्या के लिए जो अनुसंधान प्रस्तावित किया गया उसके उद्देश्य लिखेंगे। आप जितने चाहें उतने उद्देश्य बना सकते हैं। विद्यालय के लिए जो समस्या का चयन आपने किया है उसका विद्यालय के लिए क्या महत्व है ये लिखिए। समस्या का क्षेत्र लिखिए, यानी कि अपनी समस्या जिसका कि आपने चयन किया है उसे लिखिए और समस्या के विशिष्ट रूप में अपनी समस्या का परिभाषीकरण कीजिए। चुनी हुई समस्या के कारणों के बारे में लिखिए और साथ ही साथ समस्या के लिए आपने कौन कौन से साक्ष्यों को चुना है और उन साक्ष्यों के क्या आधार है ये भी लिखिए। जैसा कि मैं आपको व्यवहारिक पार्ट में बता चुकी हूँ कि समस्या के कारणों का विश्लेषण करते हैं और उसके लिए कुछ साक्ष्यों का भी चुनाव करते हैं। तो उन साक्ष्यों को और उनके आधार को यहाँ पर लिखिए। अब अपने द्वारा चुनी गई समस्या की उपकल्पना बनाइए और उसे लिखिए। यदि एक उपकल्पना बनाई है तो एक लिखिए, दो बनाई है दो लिखिए, तीन उपकल्पना बनाई 3 लिखिए। जितनी आपको बनानी है उतनी बना सकते हैं। आप एक भी बना सकते हैं, एक से ज्यादा भी। उनको यहाँ पर लिखिए। उपकल्पना लिखने के बाद उपकल्पना पर किए गए कार्य को लिखने के लिए इस प्रकार के कॉलम बना लीजिए। ये टेबल बना लीजिए एक, जिसमें कि पहले कॉलम में क्रियाएं लिखी जाएंगी जो कि की जाएंगी, दूसरे कॉलम में विधि लिखी जाएगी और समय लिखा जाएगा, यानी कि क्रियाएं किस विधि से और कितने समय में की जाएंगी, और तीसरे कॉलम में अपेक्षित साधन जो इस समस्या के लिए चाहिए उनके बारे में लिखा जाएगा। इस प्रकार जितनी क्रिया की जाएंगी उनको क्रियाओं के कॉलम में लिखते चले जाएंगे और उनकी विधि, समय और अपेक्षित साधन साथ में लिखते चले जाएंगे। इस प्रकार जितनी भी उपकल्पनाएं बनाई जाएंगी सभी के लिए ये रूपरेखा अपनाई जाएगी। तो उपकल्पना बनाकर और हम उसका क्रियान्वयन करके एक टेबल तैयार कर लेंगे। इस टेबल से हमको अगले सोपान में सहायता मिलती। अब हम क्या करेंगे, जब हमने ये टेबल बना ली है तो उपकल्पना के कार्यान्वयन के लिए बनाए गए टेबल से हम अपनी समस्या के परिणामों को ज्ञात कर लेंगे और उनका मूल्यांकन करके यहाँ पर लिख देंगे। साथ ही साथ अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी समस्या को हल करने में अनुभव किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनुसंधानकर्ता की टिप्पणी में लिख दिया जाएगा। इस प्रकार आपकी एक्शन रिसर्च की फाइल बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि सभी छात्रों को इस वीडियो के द्वारा एक्शन रिसर्च की फाइल बनाने में कम से कम समय लगेगा। थैंक यू।